बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। खबर जुन्नार देव से। मुसलमानों के पसमानदा पिछड़ेपन के कारणों पर जुन्नार देव में विचार गोष्ठी की गई। मुस्लिम समाज की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। मुस्लिम समाज के विकास हेतु सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग रखी गई। मुस्लिम संस्थाओं से जकात फंड का सही प्रबंधन करते हुए मुस्लिम शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई। वहीं पिछड़े पसमानदा मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल सुविधा युक्त निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। चर्चा में संविधान की धारा 341 पर धार्मिक प्रतिबंध हटाकर मुसलमानों को भी अन्य धर्मावलंबियों की तरह मुस्लिमों को भी सच्चर कमेटी और रंगनाथन कमीशन की अनुशंसा के आधार पर 9% आरक्षण सुविधा प्रदान की जाना चाहिए। कार्यक्रम के वक्ता पूर्व एनसीसी ऑफिसर साबिर अली, पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षक GS खान, मौलाना मोहम्मद राशिद अजहरी, मोहम्मद ताहिर ने परिचर्चा में भाग लिया। बोल इंडिया न्यूज के लिए जुन्नार देव से मोहम्मद मुजम्मिल की रिपोर्ट। आज यहाँ हमारे स्टूडियो में सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस चैनल के माध्यम से आज हम मुस्लिम पसमानदा से दलित वर्ग भी कहा जाता है, इसके संबंध में आज हमारे बीच में जो एक्सपर्ट है, इनसे हम जानकारी चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को जानकारी दें। हमारे न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम यहाँ मुस्लिम समाज का वो वर्ग जो शैक्षणिक स्तर से, सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से पिछड़ा है, इसके संबंध में चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में इस विषय को जानकारी देने के लिए परिचर्चा में जो भाग ले रहे हैं हमारे मेहमान जनाब साबिर अली, पूर्व प्रिंसिपल एनसीसी ऑफिसर। दूसरे मेहमान हमारे बीच में उपस्थित है जनाब GS खान, सेवानिवृत्त शासकीय शिक्षक। हमारे इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए दिल्ली से तशरीफ लाए हैं जनाब मौलाना राशिद अजहरी, दिल्ली। हम सभी मेहमानों का यहाँ पे तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं साधना न्यूज चैनल से वीरेंद्र अग्रवाल। मैं स्वयं आपके बीच एक्सप्रेस मीडिया सर्विस से मोहम्मद ताहिर उपस्थित है। आइए हम सबसे पहले मुस्लिम पसमानदा को लेकर जो पिछड़ापन है, जिससे इस समाज का विकास नहीं हो पा रहा है, इस समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और पसमानदा किसे कहते हैं, इसके संबंध में हम बारी बारी से सभी मेहमानों से परिचर्चा का शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित हैं जनाब मौलाना मोहम्मद राशिद, दिल्ली। मैं इनसे चाहूंगा कि अपना पक्ष पसमानदा के संबंध में रखें। जनाब मौलाना मोहम्मद राशिद। पसमानदा मुसलमान, अब मुस्लिम कौम नीचे क्यों आती जा रही है, यह पसमानदगी की तरफ क्यों बढ़ती चली जा रही है, इन चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि पसमानदा क्या है। मुसलमानों की एक वक़्त थी, एक टारगेट था, एक चीज थी जिसकी तरफ इनको आगे बढ़ना था, लेकिन किसी वजूहात के सबब कोई ऐसी चीज हो रही थी जिसके सबब ये कौम नीचे आगे चली गई। जैसे कि पिछले दौर में देखें कि जो यानी इस्लाम का करने अव्वल कहा जाता है, सबसे बेहतरीन दौर कहा जाता है, वो दौर हमारे नबी पाक का दौर था।
उसके बाद सहाबा इकराम का दौर, यानी जो नबी के साथी थे, तो ये दौर सबसे बेहतरीन दौर माना जाता था। लेकिन जब ये दौर जाता चला गया तो फिर मुसलमान धीरे धीरे करके पस्ती की तरफ आते चले गए। वो दौर क्या था? उस दौर में लोगों ने तालीम को अपने साथ रखा था, तालीम के तौर पे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तालीम के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। यानी दुनियावी जिंदगी में जो जो लोग थे उन तमाम तर लोगों के साथ, जैसी जैसी कौमें थी उन तमाम तर कौमों के साथ, जिस जिस तरीके के भी लोग थे उन तमाम तरह के लोगों के साथ ये मुस्लिम कौम कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर जब इस कौम का जवाल आना शुरू हुआ, ये कौम नीचे आना शुरू हुई, तो इसका सबसे अहम सबब यही नजर आया कि उसने तालीम को और इल्म को छोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली आयत करीमा नाज़िल की थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के नाम से, कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो पढ़ाई को सबसे पहले बयान किया गया। दूसरी जगह नून वल कलम के नाम से बयान किया गया कि कलम एक ऐसी चीज है जिससे आप तरक्की पा सकते हैं। तो मुस्लिम कौम ने जिस जिस तरीके से पढ़ाई को या कलम को छोड़ दिया, यानी लिखावट को या पढ़ने को और लिखने को छोड़ दिया, रीडिंग एंड राइटिंग को छोड़ दिया, तो तब तक मुसलमानों के यहां जवाल आना शुरू हुआ। आज भी मुसलमान बहुत ज्यादा कवि है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो अगर फिर से की उन चीजों को अपने सामने ले आए तो वो आज दुनिया में खुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान में वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। जरूरत इस बात की है कि इल्म को, जैसे कि मुस्लिम कौम इल्म दीन को हासिल करती है, इस्लाम धर्म का जो कुछ भी इल्म हो सकता है, जैसी भी एजुकेशन उसके पास इस्लाम धर्म की आती है, कुरान शरीफ पढ़ना है, उर्दू लिटरेचर्स पढ़ना है, उर्दू की किताबें पढ़ना है या हदीस शरीफ पढ़ना है, ये सब अगर मुस्लिम कौम करती है तो उसके साथ साथ उसे इंग्लिश भी पढ़ना है, कंप्यूटर की तरफ भी ध्यान देना है, रियाजी यानी मैथ वगैरह भी पढ़ना है, और फिर साथ साथ में उसको साइंस की चीजों की तरफ भी ध्यान देना है। और जब जब मुसलमानों ने इन चीजों की तरफ ध्यान दिया, यकीन जाने कि वो लोग कामयाब कामरान हुए। अबू बाकिर ज़ैनुल आबिदीन साहब, जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम कहा जाता है, उन्होंने भी साइंस की टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे लाया और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हुए। ये भी तो मुसलमान थे। कुछ सिंगिंग में मुसलमान आगे बढ़े, उन्होंने अपने सिंगिंग का फन लोगों के सामने जाहिर किया। वहां पे भी उर्दू सीखा, इंग्लिश सीखा और दूसरी तमाम ज़बान को सीखा और दुनिया के सामने रखा कि हम वेल एजुकेटेड है। तो हमारे लिए भी जरूरी होता है, क्या हम गरीब है तो हमारा बच्चा भी गरीब रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर हम गरीब है तो हमारा बच्चा एजुकेटेड होना चाहिए। ये चीजें जब जहन में आ जाएंगी, जब वो अपने जहन में ला लेगा कि अगर मैं एक रोटी खाकर गुजारा कर रहा हूं तो मेरा बच्चा भरपेट खाकर शिक्षा को हासिल करने वाला बने, वो एजुकेटेड बने, ये हर एक के जहन में आना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है जो चीजें मुस्लिम कौम को नीचे गिराती जा रही है, जैसे कि कुरान शरीफ में या हदीस शरीफ में फजूल खर्ची से मना किया गया कि ज्यादा खर्च करने से अपने आप को रोके, तो अपने आप को ज्यादा खर्च करने से रोकना है। और वो खर्च जो फजूलियात में खर्च किया जा रहा है उसको अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करना है। शादी ब्याह में मुसलमान बेतहाशा खर्च करता है, अगर उसी खर्च को वो अपने बच्चों की तालीम के लिए खर्च करे तो यकीनन ये कौम धीरे धीरे से संवरती चली जाएगी, धीरे धीरे से अपने आप को एजुकेटेड बनाती जाएगी। और जहां जहां पर लोग एजुकेटेड बने हैं, शिक्षित बने हैं, वहां वहां पर लोगों ने अपने आप को तरक्की
की तरफ लेकर आ रहा है। हम भी एक मैकेनिक की औलादों में से है। हमने अपने आप को एजुकेटेड बनाया, अपने आप को पढ़ाई लिखाई की तरफ लेकर आया। हमारे बैकग्राउंड में हमारे वालिदैन ने, हमारे फादर एंड मदर्स ने हमें आगे बढ़ाया, तो हमने तालीम हासिल की और फिर इसी तरीके से आपके सामने बैठे। तो आज भी जब हम अपने बच्चों के बारे में ये सोचेंगे कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। बहुत सारी पोस्ट खाली है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में या सिविल कोर्ट में, या बहुत सारी जगह डॉक्टर एंड नर्स के लिए, और बहुत सारी जगह सारी की सारी पोस्ट खाली है जहां पे मुस्लिमों के लिए आरक्षण दिया गया है। वो उस आरक्षण के बेस पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जब हम एजुकेटेड होंगे तो वो सीटें हमें मुहैया की जाएंगी। वो अलग बात है कि अलग अलग सरकारें आती है और अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन हम उस काबिल तो बने कि हमें वहां पर वो पोस्ट दी जाए। जब हमें पोस्ट दी जाएगी तो तब हम अपने आप को एजुकेटेड मानते हुए वहां पहुंचेंगे और वहां से अपनी कौम को सहारा देने वाले बनते चले जाएंगे। ये तमाम बातें हमें अपने जहन में लाने की जरूरत है, तब जाकर हम अपने आप को शिक्षित बना पाएंगे और इस पसमानदा वाली चीजों से ऊपर उठकर हम अपने आप को कामयाब और कामरान कर पाएंगे। इतनी ही बातों पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आज इस चैनल के माध्यम से हम मुस्लिम पसमानदा के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। आपको मैं बताता चलूं, भारत की जो जनसंख्या है, इसमें जितने मुस्लिम हैं, उन मुस्लिमों की संख्या में 80% जो मुस्लिम है वो आज मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है। उसकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति पिछड़ी हुई है। इनकी स्थितियों को तरक्की के लिए आज हम यहां चर्चा करने बैठे हैं। मैं हमारे बीच में हमारे विषय विशेषज्ञ पूर्व एनसीसी ऑफिसर प्रिंसिपल जनाब सागर अली साहब यहां उपस्थित है। मैं सागर अली साहब से चाहूंगा कि इस मुस्लिम समाज के इस वर्ग पे वे अपनी बात रखें। जनाब सागर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। ताहिर भाई संचालक इस कार्यक्रम के, अग्रवाल जी जो इसे यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। पसमानदा मुसलमानों के संबंध में जो आपने सब्जेक्ट रखा है इस्लाम में, तो इसमें मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि जो इस्लाम है उसका सिद्धांत कुरान पे चलता है, कुरान उसका बेस। तो कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए मैं ये बता दूं कि जो कुरान है वो राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, दुनिया के सभी लोग समान हैं। नेक्स्ट, इस्लाम में वर्ण व्यवस्था का कोई वर्णन नहीं है। इस्लाम में वर्ण व्यवस्था नहीं है, ऊंच नीच नहीं माना गया है। इस्लाम के बाद में जो दूसरी किताब है जिस पर अकीदा रखते हैं मुसलमान, हदीस। हदीस में भी ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती कि आदमी आदमी के बीच में भेदभाव किया गया हो। कुरान में अल्लाह कहता है कि सभी आदम की संतान हैं और दुनिया के सभी लोग एक दूसरे के भाई भाई हैं। इसमें महिलाओं के अधिकार के लिए भी एक सेपरेट पारा निशा के अधिकार है। मर्द और औरत को कैसे रहना चाहिए, बच्चों के अपने माँ बाप के लिए क्या फर्ज है, बड़े डिटेल्स ह्यूमैनिटी को एक्सप्लेन किया गया है कुरान में। कुरान में सबसे बेहतर इंसान वो है दुनिया में जिसका वजूद दूसरों के लिए फायदेमंद हो, जो सोशल वर्कर है, जो दूसरों के लिए वर्क कर रहे हैं, गरीब तबके के लिए, उपेक्षित लोगों के लिए, उसे श्रेष्ठता का दर्जा दिया गया है। यह माना गया है कि खुदा की नजर में वो सबसे बेहतर है। साथ ही जो सबसे बड़ी प्रेयर होती है मुसलमानों में,
जो आधार है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे आप, तो आप एक चीज देखते हैं कि जो फर्ज है मुसलमानों का नमाज है वो पढ़ते हैं, तो देसी हो या विदेशी हो, बड़ा हो या छोटा हो, गोरा हो या काला हो, ये चीज नहीं देखी जाती। जब सब बनती है प्रेयर करने के लिए लोग कांधे से कांधा लगा के खड़े होते हैं, तो साइड में एक मेहतर भी हो सकता है और एक असरा ऊंची जाति वाली भी हो सकता है। तो कहा गया है एक ही सब में खड़े हो गया महमूद और हयात, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नमाज। तो मैं ये कहना चाहता था कि कुरान इक्वलिटी, इस्लाम इक्वलिटी देता है, मगर जब हम यहाँ पंचमानता की बात कर रहे हैं कि पंचमाना उनको कहा जाता है जो कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से पिछड़ गए, देश की मुक्त धारा से अलग हो गए, उनको पंचमानता कहा जाता है। तो हमें ये चीज जब तक हम लिबरलाइज नहीं करेंगे, जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ मुसलमानों में पंचमानता या कास्ट सिस्टम है, डिवीजन है, तब तक हम उसका सलूशन भी नहीं कर सकते। तो वास्तव में मुसलमानों में भी कास्ट डेवलप है, कास्ट सिस्टम है, हमें मान के चलते हैं। अब जो कास्ट सिस्टम है इसका रीजन क्या है कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, यहां पर जब इस्लाम आया तो बहुत से लोग कन्वर्टेड, परिवर्तित, दूसरे धर्मों से परिवर्तित इस्लाम में आए। तो दूसरे धर्मों में पहले से ये प्रथाएं मौजूद थी, तो जब वो इस्लाम में तो आ गए, मगर इस्लाम के जो अरकान है, इस्लाम के जो मुख्य ऑब्जेक्ट है, उससे हटकर वो आपस में ही भेदभाव, ऊंच नीच का ये सब चीजें उनमें घर कर रहे हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि पंचमाना मुसलमान, बहुत से लोग मैंने चर्चा किया तो बोलते हैं तो हमें मालूम नहीं था। तो ये पंचमाना मुसलमान को जो हमारे स्कॉलर हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आपके जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, बहुत से लोगों ने 3 भागों में बांटा है। अशरफ मुसलमान उनको कहा जाता है जो तुर्क, मंगोल, अफगानी, मुगल जो यहाँ पे आए, उनके जो वंशज हैं, इन्हें तेवर माना जाता है, नसब शुद्ध ब्लड है जिनका, ये लोग अपने आप को अफजल समझते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि लोग समझते हैं, ये नहीं समझते तो भी कि उच्च श्रेणी के मुसलमान हैं, ये तेवर है, शुद्ध है। इसमें शामिल किया जाता है जैसे सैयद है, शेख है, पठान है, मुगल है, मिर्जा है, इनको अशरफ बोला जाता है, तबका है अशरफ उच्च श्रेणी के मुसलमान। फिर एक दूसरा जो तबका है, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारी जो रिसर्च की गई है, स्कॉलर हैं, स्टडी है, केस स्टडी है, किताबें हैं, उनमें ये कास्ट डिवीजन हमको देखने को मिलता है। दूसरा आता है अजलाफ। अजलाफ में मैक्सिमम कन्वर्टेड मुसलमान हैं जो कि कन्वर्टेड हो गए। जैसे कि हिंदू में देखने को मिलता है कि अगर कोई कुम्हार का काम करता है तो उसके सरने मालवी मिलेंगे या ढंडोरे मिलेंगे। उसी प्रकार ये लोग कन्वर्ट तो हो गए, मगर कन्वर्ट होने के बाद भी इनके सरनेम से इनको पहचाना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जो जुलाहे का काम करते हैं, जुलाहे हैं, तो वो अंसारी लिखते हैं। जो रुई भरने का काम करते हैं वो मंसूरी लिखते हैं। जो कसाई का काम करते हैं तो वो अफसर कुरैशी लिखते हैं। उसी प्रकार मंसूरी का काम, उसी प्रकार मनिहारी का काम करने वाले सिद्दीक लिखते हैं। तो ये जो मैं जिसका वर्णन कर रहा हूं अजलाफ, इसमें और भी बहुत से लोग आते हैं, जैसे नाई है, बनिहार है, धोबी है, हलवाई है। ये सब एक ढंग से हमें मान सकते हैं कि मुसलमानों का ये जो वर्ग है ये ओबीसी है, अगर बैकवर्ड। इसी प्रकार तीसरा जो वर्ग है पसंद वाला मुसलमान का, वो है अर्जन। हिंदुओं में जिनको दलित बोला जाता है या सूद बोला जाता है,
मुसलमानों में भी वो गलतियां मौजूद है। अब अर्जन में आप सोचते हो कि बहुत मुसलमान आते हैं, तो वो मुसलमान इसमें आते हैं जैसे भंगी है, मेहतर है, बक्को है, हलालखोर है, कुंजर है, एक और जाति भी होती है जिसे कमीना बोला जाता है, वो भी अर्जन में आते हैं। अब हम ये चीज देखते हैं कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। भारत के उन स्थानों में जब आप जाते हैं जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, आसाम है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र और तेलंगाना, इन जगहों पर ये कास्ट सिस्टम बहुत तेज है। साथ ही वहां पर इन लोगों की मस्जिदें भी अलग अलग, इनके कब्रिस्तान भी अलग। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, यूपी की एक न्यूज थी जहां पे दलित मुस्लिम और उच्च श्रेणी के अशराफ मुस्लिम बैठे थे। आपने भी पढ़ा होगा, रोड के बीच में दीवार उठा दी कि दोनों एक दूसरे से अलग रहें, लड़ाई ना हो। तो इधर से भेदभाव भी है काफी हद तक। अब यहाँ पे मैं एक चीज और एक्सेप्ट करना चाहूंगा आपके सामने कि इसके लिए सरकार ने कोई कार्रवाई की कि ऐसा नहीं है, सरकार ने काम किया है। इसके लिए सच्चर कमेटी बैठी, उसके बाद में रंगनाथन मिश्रा आयोग बैठा और मंडल आयोग भी बैठा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ये इन मुसलमानों के हालात जो SC ST हिंदू हैं उससे भी बदतर है, उससे भी बुरे हालात हैं। राजनीतिक रूप से इनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं है। जो अर्जन जाति है उसका एक भी आदमी आज तक न विधायक बन सका न सांसद बन सका। अजलाफ जाति के लोग जरूर हैं राजनीति में, दूसरी चीजों में, परंतु इनको 27% जो रिजर्वेशन है उसमें से 9% दिया जाए, ये सच्चर कमेटी ने कहा था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। साथ ही इन सब चीजों के साथ में ये चीज यहाँ आपको कर दूं कि मुसलमानों में कास्ट डिवीजन है, मगर वो स्ट्रॉन्ग कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई उच्च जाति का सैयद है, अगर किसी कसाई की लड़की से शादी कर लेता है तो उसको बहिष्कृत नहीं किया जाता कि उसको कास्ट में मिलाने के लिए कोई कार्यक्रम होगा, बहिष्कृत होगा या भेदभाव होगा, ये चीज नहीं है, ये एक बेटर है। उसी प्रकार जैसे खाने में बुलाया जाता है तो साथ में बैठ के खाना भी खा लेता है कोई अर्जन अशरफ के साथ, तो उसको भगाया नहीं जाता। स्ट्रॉन्ग डिवीजन नहीं है और उस डिवीजन को बनाए रखने के लिए कोई शक्ति काम भी नहीं कर रही है कि जो भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था है इसको बनाए रखा जाए, इसको ना हटाया जाए। ये एक अच्छी चीज हमको देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर पसंदमाना मुसलमानों की प्रॉब्लम्स हैं, जो दूसरी बातें उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो ऑलरेडी पसमानदा मुसलमानों के संगठन क्रियाशील है यूपी बिहार में और बहुत बड़े स्तर पे। अब इसके लिए छोटी सी कोशिश किया है सर ने, अच्छी बात है। हम जो नागरिक तो कोशिश कर रहे हैं कि जो निचला तबका है उसके लिए कुछ अच्छा और बेहतर किया जाए। मोहम्मदों में कहा गया है, मैं अकेला ही चला था राह मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बन गए। शुक्रिया। आज इस स्टेडियो में आप सभी का हम चैनल से इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी परिचर्चा चल रही है मुस्लिम पसमानदा जो समाज में पिछड़ चुके हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें क्या कदम उठाना है, इसको लेकर यहाँ चर्चा की जा रही है। अभी हमारे बीच एनसीसी ऑफिसर जनाब साबिर अली साहब ने बड़े विस्तारपूर्वक अपनी बात रखी और उन्होंने इस समाज का 3 भागों में जो बांटा गया है उसके नाम भी बताया। पहला आपने जो मुस्लिम समाज में कुछ जाति के लोग हैं उसके बारे में आपने बताया कि इसे अशरफ कहा जाता है। फिर आपने बताया दूसरी कैटेगरी अजलफ, जिसे हम पसमानदा की कैटेगरी में शामिल करते हैं, जो पिछड़े वर्ग में है। तीसरा आपने बताया अजलफ,
इनकी वही स्थिति है जो आज हमारे देश में जो दलित की स्थिति है वही उनकी स्थिति है। और सामने सर ने हमें ये भी बताया कि शिक्षा कमेटी रंगनाथ मिश्रा ने जो कोशिशें की और जो फिगर सरकार के सामने रखा उसके बारे में भी हमारी आपने अपनी जानकारी दी। मैं चाहूंगा कि हमारी इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित है जनाब GS खान साहब, सेवानिवृत्त शासकीय स्कूल के शिक्षक। मैं चाहूंगा कि वे भी इस संबंध में मुस्लिम पसमानदा के संबंध में अपने विचार रखें। मैं केवल पसमानदा लफ्ज को बयान करने की कोशिश करूंगा। जैसा मुझे अभी तक मेरे साथियों से चर्चा के दौरान पता लगा कि पसमानदा लफ्ज जो है वो उन मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी आर्थिक राजनीतिक स्थिति समाज में अच्छी नहीं है। जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का समर्थक रहा हूं, इसके लिए मैं किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कहना चाहता कि वह भी इसका समर्थक रहे। मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है कि आर्थिक और राजनीतिक स्थिति आपकी अच्छी होने पर ही आप विकासशील हैं या विकसित हैं या आपको कहना चाहिए आपकी इज्जत बढ़ी हुई है, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि मनुष्य यदि अपने कर्म, अपने विचार और अपनी जवाबदारियों को निभाते हुए सारे काम कर रहा है तो वह कहीं से भी पिछड़ा हुआ नहीं। मुस्लिम पसमानदा के संबंध में हम लोग यहाँ आज विचार विमर्श कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि मुस्लिम पसमानदा की राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति वर्तमान में क्या है। इस संबंध में हम हमारे बीच में जो एक्सपर्ट उपस्थित है जनाब साबिर अली सर, NCC ऑफिसर, पूर्व प्रिंसिपल, उनसे हम जानना चाहेंगे कि पसमानदा मुस्लिम जो राजनीतिक स्थिति से, शैक्षणिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से जो पिछड़ा है, इसके संबंध में बहुत प्रकार है। जनाब साबिर अली सर। पसमानदा मुसलमानों में एक चीज देखने को मिलती है कि ये जो हमारा समुदाय है इंट्रोवर्ट है। लगभग 15% अशराफ उच्च श्रेणी के मुस्लिम हैं और 85% अजलाफ और हरजत मुस्लिमों का अनुपात है। परंतु अपने अधिकारों के लिए सचेत न होना, आगे न आना और सेग्रीफिकेशन करना जो अशराफ हैं मोहम्मद में, वो हमेशा राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व करते आए हैं। अजलाफ में तो कुछ लोग राजनीतिक रूप से सांसद भी बने हैं, जैसे आपके अली अकबर अंसारी बिहार से 2 बार सांसद रहे हैं, राज्यसभा सदस्य भी थे, अभी इस्तीफा दिया है। और भी पसमानदा मुस्लिमों में ऐसे लोग मिल जाएंगे, मगर हरजत में आज तक ना ही तो कोई सांसद बना है और ना ही तो कोई विधायक बना है। शैक्षणिक स्थिति इतनी खराब है इनमें कि बक्को जाति और वाल्मीकि जिनको बोला जाता है मुसलमानों में, इनमें एक व्यक्ति भी सरकारी नौकरी में नहीं पहुंचा, 84% पद पर नहीं गया। तो इनकी ये स्थिति काफी खराब है। जहां तक सामाजिक स्थिति है तो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां से ये जो एक्सप्लेन करते हैं, अपने अनुभव बताते हैं, जब इनके जो कार्यक्रम होते हैं, सम्मेलन होते हैं, तो बड़े कटु अनुभव समाज में जैसे दूसरी जगह पर बहिष्कार किया जाता है या रोटी बेटी का संबंध नहीं किया जाता, वो चीजें आज भी देखने को मिलती हैं हमें। शैक्षणिक स्तर पर जैसे मैंने बोला कि शैक्षणिक स्तर में बहुत ही कमजोर है, तो
इसके लिए एक चीज की जा सकती है कि ये तो एक इंट्रोवर्ट है, अपनी मांग रखने के लिए बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते और सेग्रीफिकेशन करते हैं, जो फंसते जारी हो जाते हैं कसरत के तरफ, उसी के पीछे चल के वही काम करने लगते हैं। तो इनकी भलाई के लिए अवेयरनेस पैदा की जाए और दूसरा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाए जाए ताकि इनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जो मुख्य देश की मुख्य धारा से कर्जे हैं उस मुख्य धारा में इनको लाया जा सकता। इसमें एक सजेशन दिया जा सकता है कि जो अशराफ जाति के लोग हैं या जो अजलाफ हैं, ये लोग मिलकर या सभी लोग मिलकर, मुसलमानों ने एक बड़ी बेहतरीन बात है कि इनमें ज़कात फर्ज है, तो ऐसा कुछ बड़े स्तर में किया जा सकता है कि ज़कात का एक हिस्सा किसी एक जगह पर जमा किया जाए जो उनकी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए खर्च किया जाए अपने स्तर पर, जब तक सरकारी स्तर पर नहीं हो पाता। साथ ही इस कम्युनिटी के लोग अधिकतर केवल दीनी तालीम तक सीमित रहते हैं, इन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ना होगा। वर्तमान गवर्नमेंट काफी हद तक इस ओर ध्यान दे रही है, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि मुसलमानों के सुधार के लिए अगर उनसे डिमांड की जाए, उनकी बात रखी जाए, तो वो इसके लिए भी हो सकते हैं। जो स्थिति वर्तमान में पसमानदा जो हमारे मुस्लिम भाइयों की 85% मुस्लिम भाई हमारे इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, हमारे साथियों के द्वारा जो बताया गया, और उनके अपग्रेडेशन के लिए या उनके सुधार के लिए हम क्या करें। हमारे अपने संगठन बहुत से बने हुए हैं और वो काम भी कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, ऐसा हमारे साथी कई भाइयों ने बताया। मैं व्यक्तिगत रूप से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि हम सब जो पसमानदा की श्रेणी में नहीं आते हैं, जो भी भाई हमारे मुसलमान भाई, ये एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे के करीब आकर, एक दूसरे से रिश्ते बनाकर, एक दूसरे से मोहब्बत करके, यदि उन लोगों को जिन्हें हम और पसमानदा की श्रेणी में समझते हैं, उनको यदि हम वास्तव में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि अपग्रेडेशन का मतलब होता है मनुष्य के दिल और दिमाग में कोई हीन भावना ना आए, वो अपने आप को छोटा ना समझे। ठीक उसी प्रकार से हमारा देश है, यदि हम अपने देश को वास्तव में बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, तो देश में रहने वाले हर व्यक्ति को मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा। और ताकत केवल पैसों से नहीं आती, केवल पद से नहीं आती, ताकत हमारी अंदर से आती है। दुनिया जानती है इस बात, आत्मिक बल। जब जब मनुष्य ने अपने आप को कनेक्ट किया है, पर इतना मेरा मानना है कि जिस दिन हम सब लोग मिलकर प्रत्येक मनुष्य के अंदर की ताकत को जगाने का प्रयत्न करेंगे, समानता का व्यवहार करेंगे, जैसा अभी हमारे साथी भाई ने बोला राइट टू इक्वलिटी इन द कुरान में इस बात को बताया गया है कि समानता का व्यवहार, उसको जब हम करेंगे तो हम निश्चित रूप से कामयाब हो जाएंगे। हमारे अपने उन मुसलमान भाइयों का और सभी हिंदुस्तान के भाइयों का शैक्षणिक और सामाजिक स्तर अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद। मुस्लिम पसमानदा की तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं और हमारा समाज क्या कर सकता है, इसको लेकर हम अपनी बात यहाँ रखेंगे। और हमारे बीच में जनाब साबिर अली साहब उपस्थित हैं, मौलाना मोहम्मद नासिर साहब उपस्थित हैं। इनसे भी हम चाहेंगे कि इस समाज को के उत्थान के लिए, विकास के लिए हमें क्या करना है। पसमानदा के विकास के मेरा सजेशन है वो ये है कि जितनी भी मुस्लिम संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इनको योजनाबद्ध तरीके से कार्य बनानी पड़ेगी
सर्वप्रथम हम पसमानदा मुसलमानों का शैक्षणिक विकास की ठान लें, यदि उन्हें शिक्षा से जोड़ते हैं और शिक्षा से जोड़ने के लिए हमें जो भी करना पड़े सामाजिक स्तर पर हमें वो सारे साधन करना चाहिए। इसमें एक साधन जो मैंने सोचा है वो ये है कि मुस्लिम समाज को हॉस्टल सुविधा जो निःशुल्क शिक्षा इसकी डेवलपमेंट के क्रमबद्ध प्रोग्राम से जोड़ना होगा, तभी यह समाज मुसलमान को यह समाज का उत्थान हो सकेगा और यह देश की मुख्य धारा से जुड़ सकेगी। शैक्षणिक क्रांति के लिए मुसलमानों की ज़कात का उचित प्रबंध करने की बात अभी साबिर ने कही, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे देश में जो मुस्लिम समाज 2.5% प्रतिवर्ष अपने माल में से ज़कात निकालता है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग ये जो पिछड़ा वर्ग है मुस्लिम समाज में इनकी शैक्षणिक विकास के लिए करें। मैं चाहूंगा कि आज के इस परिचर्चा को अपनी बात रखते हुए मौलाना वासिफ साहब अपनी बात रखें कि इस समाज का विकास कैसे किया जाए। देखिए नाज़रीन, जब भी हम मुस्लिम पसमानदा की तरफ ध्यान देते हैं तो हमें उनकी इकोनॉमिक या उनकी आर्थिक स्थिति की तरफ ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उनकी आज की कंडीशन क्या है और हमें उनकी आज की कंडीशन के ऊपर ध्यान देने के लिए कि वो किस तरीके से अपने आप को तरक्की में लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें जैसे कि बताया गया कि ज़कात फंड से मदद करना चाहिए और फिर इसी तरीके से जैसे कि राजेंद्र सच्चा साहब ने सच्चा कमेटी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर गठन किया, उसी को सामने रखते हुए ऐसी कोई और कमेटी में या खुद सच्चा कमेटी में जिन चीजों को बताया गया है उन पर ध्यान देते हुए उन मुसलमानों का जो पिछड़े वर्ग में आते हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो इसके तौर पर तरक्की हासिल करें। और फिर मुसलमानों में जो कुछ ऐसे लोग हैं जो अशरफ लोगों में से हैं उन लोगों को अपनी कम्युनिटी बनाकर फर्दन भी उनकी मदद करते रहना चाहिए, उनके बच्चों को तालीम की तरफ शिक्षा की तरफ लेकर आना चाहिए ताकि उनका उत्थान होता चला जाए। मैं इन्हीं बातों पर अपने इस वर्णन को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो पसमानदा मुस्लिम संगठन जो यूपी, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश में सक्रिय हैं, उनकी एक लंबे समय से मांग रही है। अंग्रेजों के जमाने में 1936 से 1950 तक दलित मुस्लिमों को आरक्षण की व्यवस्था की। ओबीसी को तो कुछ आरक्षण दिया जा रहा है मुस्लिमों में भी, मगर दलित मुस्लिमों को शेड्यूल कास्ट की तरह आरक्षण की सुविधा थी। परंतु 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय पर एक अध्यादेश पारित किया गया था। उस अध्यादेश में केवल एक धर्म विशेष के लोगों को ही आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया। बाद में इसके विरुद्ध सिख आंदोलन हुए, सिखों को भी शामिल किया गया 1956 में और 1906 में बौद्ध लोगों को भी शामिल किया गया। मगर जो रिजर्वेशन अंग्रेजों के जमाने से 1936 से मिल रहा था वो संविधान आने के बाद धर्म को आधार बना के रोक दिया गया। तो इन पसमानदा मुसलमानों की लंबे समय से मांग है कि उस प्रतिबंध को हटाया जाए और हम भी इस देश के नागरिक हैं, जैसा कि उनका नारा है, पिछड़ा दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, सबको एक समान गिना जाए। वर्तमान समय में ये अपने सम्मेलनों के द्वारा सरकार से डिमांड भी कर रहे हैं। सच्चा कमेटी रिपोर्ट में भी कहा गया था कि इनको शेड्यूल कास्ट की तरह 9% रिजर्वेशन दिया जाए। तो ये सरकार चाहे तो इसको कर सकती है। धारा
341 है, जिसमें रिजर्वेशन के प्रावधान है, जिसमें राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह करके उस राज्य के रिजर्वेशन दे सकता है, मगर संसद उसे स्वीकृत भी कर सकती है और अस्वीकृत भी कर सकती है। तो ये लंबे समय से डिमांड चल रही है। तो मैं तो मानता हूं कि इस बार जो हमारी सरकार है, जो सबका साथ सबका विकास और मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम तबके को भी मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है, वो पसमानदा मुसलमान की इस मांग को स्वीकार करेगी। हम लोग अपने स्तर पर जो कर सकते हैं, यहाँ पर पर्सनल रूप से जो डिबेट था उसमें मैंने पार्टिसिपेट तो किया, परंतु जो धार्मिक संगठन है हमारे यहाँ के, जो सोशल वर्कर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उनको इस ढंग से काम करना चाहिए। और हम आम लोग जो कि भले ही दीन से धार्मिक रूप से उससे ना जुड़े हों, मगर कुछ हद तक जहां तक वो अपना सहयोग करना चाहिए। कहा भी गया है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। पसमानदा मुस्लिम जो पिछड़ गए हैं मुस्लिमों में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से, उनके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, उसमें अपने ताहिर भाई, रशीद भाई, गयासुद्दीन खान जी ने उसको कंट्रोल किया। साथ ही यहाँ मंच पे हमको मौका दिया, अग्रवाल जी, आप खुद बोल इंडिया जो कि बार बार हमारे बीच में आते हैं, तो हम ये जनता तक ये बात पहुँचा पाए कि जो पसमानदा मुसलमान हैं, इनकी जनसंख्या मुसलमानों में 85% है, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं। बहुत पहले 1950 के पहले इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता था, जो ये मांग कर रहे हैं कि दलित और आदिवासियों की तरह इनको रिजर्वेशन दिया जाए। तो हमने ये यहाँ से वो किया है कि सरकार इनकी मांग को स्वीकार करे, और जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे सरकार आई है, सबका विकास सबका साथ, और मुस्लिमों के लिए भी कानून बना के मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम दलितों को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और इसका कुछ हल निकलेगा और लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आएगी।